अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अमरूद के फल वृक्षों को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। गाजर की अधिक उपज देने वाली किस्मों की वैज्ञानिक विधि से बुआई। आलू की अधिक पैदावार के लिए आलू बुआई यंत्र पर जानकारी। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने अमरूद के बाग लगा रखे हैं, उनसे लंबे समय तक अधिक लाभ लेने के लिए ये जरूरी है कि अमरूद के बाग को कीट और रोगों से मुक्त रखा जाए। तो अमरूद के बाग में लगने वाले इन कीट और रोगों के नियंत्रण की जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति तोमर। अमरूद कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिससे हमारा उत्पादन 30 से 40% तक घट जाता है। अगर हम कीट नियंत्रण की समस्या का निवारण कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे किसानों को अमरूद की अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो इसमें एक जो है वो आती है फल मक्खी। फल मक्खी को हम सोन मक्खी के नाम से भी जानते हैं। इसको सबसे पहले हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जब हम अमरूद का फल देखें, अगर साइड से वो दबा हुआ और कत्थई ब्राउन कलर का हमें दिखाई देता है और हल्का पिचका हुआ दिखाई देता है, तो उसमें हमारा फल मक्खी का प्रकोप आ गया है। फल मक्खी जब फूल आने की अवस्था होती है, उस समय पे फल मक्खी हमारी जो फूलों की अवस्था होती है उसमें अंडे देना प्रारंभ कर देती है। जब फूल से फल बनता है तो धीरे धीरे फल मक्खी के लार्वा उस फल में अंदर चले जाते हैं और चलने के कारण धीरे धीरे पूरे फल को अंदर ही अंदर सड़ा करके नष्ट कर देती हैं। जब फल पक करके तैयार होता है तो उसमें लार्वा, प्यूपा और अंडे उसमें उपस्थित रहते हैं। तो फल मक्खी के प्रकोप के लिए जिन शाखाओं के फलों में फल मक्खी का प्रकोप हो गया है, उन्हें तोड़ करके नष्ट कर दें। जो फल मक्खी है, फल मक्खी को रोकने के लिए एक प्रपंच बनाया गया है जिसे हम नर प्रपंच कहते हैं। नर प्रपंच एक ऐसा प्रपंच है जो फल मक्खी को रोकने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है और उससे क्या होगा, जो हमारे नर कीट हैं वो उसकी ओर आकर्षित होंगे और इकट्ठे होने के बाद हम नरों को मार करके नष्ट कर दें। इस प्रकार फल मक्खी से हम आसानी से बचाव कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी भयंकर समस्या आती है हमारी मिलीबग की समस्या। मिलीबग धीरे धीरे भयंकर रूप ले रही है। इसमें मिलीबग जो होती है वो काले रंग की और सफेद रंग की प्राय होती है और ये गुच्छों के रूप में जिस प्रकार मखमल बिछी हुई हो, इस प्रकार पत्तियों पर इकट्ठी बैठी हुई दिखाई देती है। और बैठी हुई दिखाई देने के साथ साथ ये धीरे धीरे रस चूस चूस करके पौधे को और पत्तियों को सुखाना प्रारंभ कर देती है। जब ये रस चूसना प्रारंभ करती हैं तो उससे हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इसके बचाव के लिए सबसे पहले हमें एक एल्काथिन बैंड आता है 400 गेज का, उसको हम अगर तने पे चढ़ा देंगे, उससे क्या होगा, जो भी हमारा इंसेक्ट होगा वो तने पर नहीं चढ़ पाएगा। एल्काथिन बैंड के माध्यम से भी इसे रोका जा सकता है। इसके अलावा जिस टहनी या जिस पेड़ में इसका प्रकोप अत्यधिक बढ़ा हुआ है मिलीबग का, उसको हम काट के नष्ट कर सकते हैं। या डाइक्लोरोवास दवाई आती है 0.05 के हिसाब से 2
2 ml दवाई प्रति लीटर घोल बना करके भी इसमें हम स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार मिलीबग की समस्या से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तीसरी समस्या आती है जो हमारी छाल खाने वाली इल्ली या तना खाने वाली इल्ली होती है। जो इल्ली है वो पेड़ों में जाकर के और जो छाल होती है हमारी उसमें अंडे देना प्रारंभ कर देती है और धीरे धीरे वो दिन के समय सुसुप्त अवस्था में रहती है और रात्रि के समय वह सक्रिय हो जाती है और धीरे धीरे वो तने को खाना शुरू कर देती है। जब हम तने को पास से जाकर गौर से देखेंगे तो तने में हमारे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जिसे हम तना भेदक या तना छेदक इल्ली के रूप में भी जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंजेक्शन के माध्यम से हम जो हमारी डाइक्लोरोवास दवाई आती है उसका 2 ml लीटर के हिसाब से घोल बना करके तनों के छेदों में इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो मिट्टी का तेल आता है उसको भी हम इंजेक्शन के माध्यम से या रुई के फोए के माध्यम से उसमें अंदर प्रवेश करा सकते हैं, जिससे वहाँ जो हमारी इल्लियां हैं और अंडे हैं वो नष्ट हो जाएं और ऊपर से उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाए। इसके अलावा पतली पिन या तार के माध्यम से भी हम छेदों में डाल करके उन इल्लियों को नष्ट कर सकते हैं। अब इसमें समस्या जो आती है सबसे ज्यादा आती है वो आती है विल्ट की समस्या। विल्ट की समस्या जब मिट्टी का पीएच मान अगर 7.5 से अधिक होगा तो उसमें विल्ट की समस्या आएगी। विल्ट की पहचान यह होती है कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे झड़ने लगती हैं, पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। एक पौधे से यह रोग दूसरे पौधे में और दूसरे से तीसरे पौधे में और तीसरे से चौथे पौधे में। इस प्रकार पता चलता है कि धीरे धीरे हमारा पूरा जो बाग है अमरूद का वो विल्ट की समस्या से जकड़ गया है और नष्ट हो गया है। इसकी समस्या को निवारण के लिए जो हमारे विल्ट ग्रसित पौधे हैं उनको उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। अगर किसी टहनी में या किसी डाल में अगर सूखा रोग लगा हुआ है तो उसको काट करके उसे गाड़ करके जमीन में या जला करके उसको नष्ट कर देना चाहिए। अगर हम इसकी समस्या का निवारण कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे किसानों को अमरूद की अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। धान के कटोरा छत्तीसगढ़, जिहाँ भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ के राजभाखा मानो आप मन के अपन भाखा मा। हमन अउ आपो मन देखबो छत्तीसगढ़ ला अउ तीरले। काबर के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ी न्यूज देखो हर दिन बिहनिया 7:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान गाजर की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो गाजर के अधिक उपज देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं और इनकी वैज्ञानिक बुआई तकनीक आखिर है क्या, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह से। गाजर एक ऐसी हमारी सागबाजी है जो किसान भाई, ये जड़ वाली सागबाजी है, इसको हम प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं, सलाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और कम समय में हम अधिक इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी बुआई के पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी के लिए हमारी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक जुताई करने के बाद मिट्टी पलट हल से 2-3 जुताई हम कल्टीवेटर या हैरो से करते हैं और इसके बाद खेत हमारा तैयार हो जाता है। मिट्टी इसकी जो अगर हमारी बलुई और दोमट है तो हमारा बहुत अच्छी ये इसके गाजर के लिए मानी जाती है। और इसमें कंपोस्ट खाद का ज़रूर प्रयोग करते हैं। कंपोस्ट खाद हमारा अगर उपलब्ध है तो 10 से 15 टन कंपोस्ट खाद या बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ती है तो रासायनिक खाद नाइट्रोजन 60 से लेकर के 80 किलोग्राम और फास्फोरस 40 से लेकर के 50 किलोग्राम और पोटास जो हमारा 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के बीच में हम इसका रेंज करते हैं। पोटास और फास्फोरस वाली खादें का पूरी मात्रा नाइट्रोजन की
अगर बलुई मिट्टी है तो हम 3 भाग कर लेते हैं और इसको 1/3 भाग इस समय हमारा बुआई के समय प्रयोग करते हैं और 2 भाग जो हमारा बचता है उसको 2 बार में हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार की किस्में हैं, एक है यूरोपियन किस्में जिसमें ट्रॉपिकल क्षेत्र में इसको करते हैं, दूसरा एशियाटिक जो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में इसको ग्रो करते हैं। इसमें अच्छी उपज मिल जाती है। 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टर इसमें पूसा रुधिरा में उपज मिल जाती है। इसकी भी हम बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा हम जहाँ तक सवाल है 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर इसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, खेत में जब गाजर की बुआई करते हैं तो इसके पहले ये ध्यान रखें कि कोई बीमारी या रोग ना लगे, इसके लिए बीज शोधन जरूर कर लें। बीज शोधन के लिए हमारे बाज़ार में या कृषि रक्षा इकाई पर बीज शोधन के लिए रसायन उपलब्ध हैं। इसमें कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और ये हमारा थीरम आता है, इसको 2 ग्राम मात्रा को मिला करके 1 किलो बीज में बीज उपचारित कर लेते हैं। इसके अलावा जैविक एजेंट हमारा ट्राइकोडर्मा नाम का आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जेनियम, इसको 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज शोधन करके और इसको हम बीज शोधन के पश्चात बुआई कर सकते हैं। बुआई का समय हमारा सितंबर से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक बहुत अच्छा समय है, इसकी बुआई हम लोग करते हैं। और बुआई की विधि के लिए जहाँ तक बात है, हम लोग या तो समतल खेत में लाइन में हल्के पीछे कूंड से हम कर सकते हैं। बीज ये ध्यान रखें बहुत ज़्यादा गहराई में न जाए और लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 15-20 सेंटीमीटर रखते हैं। इस तरह मेड़ों पे भी हम लोग बुआई कर सकते हैं, मेड़ों पर इसकी बुआई करके और नालियों में इसकी सिंचाई करते हैं। इस तरह हम इसकी बुआई करके और 150 से लेकर 200 कुंटल प्रति हेक्टर उपज ले सकते हैं। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने हल्दी की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में अभी पत्ती धब्बा रोग दिखाई दे रहा है। अगर इस रोग का नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो हल्दी की फसल में पत्ती या धब्बा रोग के नियंत्रण की जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर BL रॉत। हल्दी में एक विशेष जो बीमारी आती है, फफूंद जनित जो रोग कहते हैं जिसको, वो है हल्दी का पत्ती धब्बा रोग, लीफ स्पॉट ऑफ टर्मरिक। ये जो बीमारी है वो जैसे शुरू में ही जैसे जब बीमारी के लक्षण दिखे उसी समय यदि अपने को समय पर रहते इसका कंट्रोल कर देते हैं तो बचाव हो जाता है, और नहीं करते हुए पूरी फसल ही ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए अपने को ये करना है कि बुआई के 1.5 महीने बाद या बुआई के समय जैसे एक तो शुरू में ही एक मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम 2 दवाई का जो मिक्सर है 12% और 63% का, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उनको बीज उपचार करके फिर लगाना होता है। 15 से 20 मिनट तक उनको डुबा के रखते हैं। इसके बाद जब हल्दी बाहर निकाल के सूख जाए इसके बाद इसकी रोपाई करें। दूसरा, खड़ी फसल में जैसे अपन देख रहे हैं कि पत्तियों पे दाग पड़ रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक दाग हैं और पत्ती बिल्कुल पीली होती जा रही है और काले काले दाग पड़ रहे हैं उसमें, और काफ़ी संख्या में ऐसे स्पॉट होते हैं जो अपन काउंट नहीं कर सकते इनको। तो इन धब्बों का जो ये बीमारी है जो पत्ती धब्बा रोग जिसको कहते हैं, तो इसके लिए प्रोपिकोनाजोल जो फंजीसाइड आता है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के इसका समय पर स्प्रे करें और उसमें स्टिकर मिलाएं, तो आपके जो पत्तियां जो दाग स्टार्ट हुए हैं या बीमारी जो नज़र आ रही है वो 5-7 दिन में ही आपके बिल्कुल हरापन नज़र आएगा खेत में, और ये पीले पीले जो दाग पड़ रहे हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। तो यदि समय पे इसका प्रोपिकोनाजोल दवाई का आप समय पर रहते स्प्रे करें तो आप इसका कंट्रोल पाएंगे, नियंत्रण होगा और आगे ये बीमारी नहीं फैलेगी, इसमें उपज भी अच्छी बैठेगी। क्योंकि ये पत्तियों से ही भोजन का संचरण होता है और फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और जो पत्तियां पे बीमारी आती है और ये पत्तियां गिर जाती है, जल जाती है, तो जो इनको भोजन नहीं मिल पाता तो इनके अंदर की जो गांठों की जो बढ़वार है वो भी, जो राइजोम की बढ़वार है वो रुक जाती है और उत्पादन काफ़ी घट जाता है। इसलिए किसान भाइयों, मैंने जो बताया कि प्रोपिकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के और समय पर इसका
स्प्रे करें शाम या सवेरे के समय, तो आपके उपज पे भी अच्छी असर पड़ेगा, अच्छी उपज बैठेगी और बीमारी का प्रकोप से फसल बचेगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखिए सेंट्रल हॉल ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन हमारे किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या बुआई के समय मजदूरों का ना मिलना है। इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने आलू बुआई यंत्र का आविष्कार किया। ये यंत्र किस तरह से कार्य करता है और ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। इसे लगाया जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किसान भाई, जैसे हम लोग पुरानी विधि को अगर ले तो सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने के बाद मजदूर उसमें फिर लगा करके हम लोग नाला बनाते हैं। नाला बनाने के बाद अब मजदूर उसमें फिर आलू रखते हैं, फिर उसको ढकते हैं, फिर उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, अगर जो पुरानी विधि है, ट्रेडिशनल मेथड है, उससे अगर करें तो काफ़ी श्रम लगता है और समय भी लगता है। तो मशीन हमारे यहाँ जो है एक दो तरह का है, एक तो सेमी ऑटोमेटिक है, एक ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक में दो हमारा मजदूर पीछे बैठता है और वो ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है। एक हॉपर रहता है जिसमें बॉक्स रहता है, जिसमें कि हम आलू, कटे हुए आलू जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से लगाते हैं उसमें रख देते हैं, और दो पीछे ऑपरेटर बैठ जाता है और उस आलू को उठा करके जो सीड मैट्री मैकेनिज्म है, सेल टाइप है, उसमें हम लोग डालते जाते हैं। और नीचे तीन जो हमारा रीजर बना हुआ है, जो कि दो नाला बनाता जाता है और उसमें आलू गिरता जाता है और वो फिर ढकता भी जाता है और उसमें मिट्टी भी चढ़ाता जाता है। तो हम लोग देखा कि एक तो सेमी ऑटोमेटिक है, दूसरा ऑटोमेटिक मशीन है। तो ऑटोमेटिक मशीन में जो है, जो ट्रैक्टर से ये भी चलता है, करीब 40 से 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है अगर आपके पास है। सबसे पहले खेत को तैयार कर लीजिए, खेत को भुरभुरी मिट्टी कर दीजिए। मिट्टी करने के बाद आलू को इसमें ग्रेड करके डालना पड़ता है, मतलब एक ही साइज का आलू डालना होगा। इसमें दो सीड मैट्री मैकेनिज्म होते हैं और इसमें जो दो फिर उसमें पाइप लगा करके और नीचे दो तीन रीजर बना रहता है, जो कि दो नाला बनाता है। और दो नाला बना ऊपर से वो ऑटोमेटिकली जो ग्रेडेड आलू हमने हॉपर में दिया है, जो एक बॉक्स है जिसमें सीड रखते हैं ऊपर में, वो ट्रेंगुलर होता है, उसमें रखते हैं और ग्रेजुअली जो होता है स्लोपी रहता है, यानी नीचे की ओर पतला रहता है। तो उससे क्या होता है, वो आलू उसमें आता है और उसमें जो सीड मैट्री मैकेनिज्म बना हुआ है वो उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो उसमें जो पाइप बना हो उसमें डालते हैं। और डालने के बाद वो जो रीजर गड्ढा बना रहा है, नाला बना रहा है, उसमें डालते हैं और रीजर से ही ढकते चला जाता है, मिट्टी चढ़ते चला जाता है। इससे हम लोग अगर देखें तो आप देखेंगे कि एक ही बार में आपका जो है नाला बन गया और आलू की बुआई हो गई और उस पर मिट्टी भी चढ़ गया। अगर हम ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की बात करें तो लगभग 1 घंटा में आपका 6000 से 14000 तक आपका आलू की बुआई हम लोग करते हैं। अगर हम प्रति आवर आप एकड़ में देखें तो ये लगभग अगर 1 घंटे की बात करें तो 3 से 3.5 एकड़ तक हमारा 1 घंटा में इसकी मशीन से हमारा ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर से बुआई हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर कभी थोड़ा शंका होता है कि अगर ऑटोमेटिक जो है वो कहीं कहीं छोड़ता होगा, तो इसमें सिस्टम बना हुआ है कि एक सप्लीमेंट्री जो है बीज को डालने के लिए एक उसमें सिस्टम बना हुआ है, जो कि अगर बीच में कहीं छूटता है तो वहाँ से वो ले करके उसमें डालते जाता है और वो नाला में डालते गया और ढकते गया। और अगर इसका लागत, अगर खर्च देखें 1 हेक्टेयर में आप देखेंगे तो करीब 1200 से 1400 रुपया के आसपास आपका खर्च आएगा 1 हेक्टेयर बुआई
पूरे का बुआई से लेकर के ढकने नाला बनाना ढकने तक का आलू आपको लगभग 1200 से 1400 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें आता है। का मशीन को अगर आप रख रखाव की बात करें तो रख रखाव में एकदम आसान है। जैसे ही आप खेत में ले जाते हैं तो आपने आलू डाल दिया, चला लिया, तो उसमें कुछ नीचे के जो रीजर पोर्शन है उसमें हमारा मिट्टी उट्टी लग जाता है। मिट्टी में चलता है तो मिट्टी लग जाता है, तो उसको आप मिट्टी को सावधानी से साफ कर लें या बाल्टी से पानी मारें ताकि वो धुल जाए। और एक दो जगह जहाँ पे मिट्टी मैकेनिज्म है वहाँ पे ग्रीस मोबिल जहाँ पे लगाने की जगह है वहाँ पे लगा दें। और इसको फिर जब इसका व्यवहार ना हो तो इसे पॉलीथीन से ढक करके शेड में रख दें ताकि ये नमी से ये लोहे का चदरा जो है कहीं पे खराब ना हो, जंग ना लगे, और कोई नट बोल्ट अगर खुल गया या लूज हो गया तो उसको प्रॉपरली हम लोग देख लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोपका जिला बिलासपुर के कृषक केशव पटेल ने। यह सौर ऊर्जा द्वारा चलने वाले सोलर पंप के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो केशव पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। क्षेत्र होते हैं जो कि असाध्य होते हैं, जहाँ पे बिजली की पहुंच नहीं होती है। सौर ऊर्जा तो आनी ही है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का प्लांट बिठा देते हैं और उस प्लांट के थ्रू पंप को सोलराइज कर देते हैं। उससे होता यह है कि किसान की जो निर्भरता होती है बिजली के ऊपर वो खत्म हो जाती है। अब इसमें जो अभी फिलहाल जो सबसे पॉपुलर पंप यूज करते हैं किसान, वो होता है एक 3 HP का और एक होता है 5 HP का। मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 1 एकड़ के पीछे 1 HP पंप काम करता है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में जो 3 HP और 5 HP के सोलर पंप है उसमें काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिल रही है। करीब 50% के आसपास किसान को सब्सिडी मिल जाती है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से 32,400 रुपये के सब्सिडी का प्रावधान है, वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, तो वो किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो सब्सिडी की जानकारी सोलर पंप का काम करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स, उनके पास भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अगर हम मार्केट से खरीदने जाएंगे तो 3 HP का पंप करीब 3.5 लाख रुपए का आता है और 5 HP का पंप वही 5 से 5.25 लाख रुपए तक के आता है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दोनों ही सब्सिडी अभी उपलब्ध करा रही है। 2,47,000 करीब सब्सिडी 3 HP पे मिल जाती है और 3,60,000 के करीब सब्सिडी आपको 5 HP पे मिल जाती है। देखिए, सब्सिडी का एक प्रोसेस होता है, किसान को एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, जिस एप्लीकेशन को हम गवर्नमेंट में जमा करते हैं, या वो चाहे तो डायरेक्टली ही डिपार्टमेंट में जाके वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे उनको सब्सिडी सैंक्शन होती है। सब्सिडी सैंक्शन होने के बाद उनको पंप लगाने का लाभ मिलता है। बोर की केसिंग होनी चाहिए। बाकी जो पंप, पाइप और सोलर सिस्टम और कंट्रोलर जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम आपको वो पार्टी लगा के देगी जिसके थ्रू सब्सिडी को अप्लाई किया हुआ है। डॉक्यूमेंट इसमें देखिए, मिस यूज को रोकने के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट को लिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे ऋण पुस्तिका, B1 खसरा, और आपका जो बटर पेपर पे पटवारी की तरफ से सर्टिफाई होता है कि यहाँ पे पंप इस जगह पे लगा हुआ है और ये कृषि के पर्पज से ही यूज हो रहा है। सब्सिडी सैंक्शन होता है करीब 15 से 20 दिन में, और प्लांट लगना तो ऐसा है कि सब्सिडी एक बार सैंक्शन होती है तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर सोलर पंप शुरू हो जाता है उसके यहाँ। अगर आपको एक्चुअल रेट पता करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से ही पंप का मेन रेट आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही यहाँ पे इन्वॉल्व है सब्सिडी वगैरह देने में। तो मेन रेट तो यही पता चलेगा, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में ही पता चलेगा कि मतलब जो किसान है उसको कितने में पंप मिलेगा। तो देखिए, मैंने जैसे बताया 3 HP का मैंने बताया है कि करीब 70,000 से 90,000 रुपए के बीच में रेट है अभी मार्केट में। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है, तो इस रेट में करीब करीब ये पड़ता है अपने को। और 5 HP का बताऊं तो 5 HP का भी 90,000 1 लाख रुपए इस रेंज में मतलब पंप किसान भाई को मिल जाता है, और इसमें उसको कुछ भी अलग से नहीं देना पड़ेगा। देखिए, सोलर पंप का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा है कि वो सिर्फ दिन में काम करेगा। दिन में ऐसे काम करता है कि जैसे ही 7:45 बजे के आसपास धूप की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस इंटेंसिटी में ये पंप अपने आप चालू हो जाता है और करीब 5 बजे तक ये पंप चलता है, और 5 बजे के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सौर ऊर्जा से आपका पंप चलता है और उसमें आपको दिन भर पानी मिलता है। इसमें एक और फैसिलिटी होती है जहाँ पे बहुत सारी पार्टियां होती है जो ऐसा कंट्रोलर लगाती है जिसमें दिन में भी पंप चलता है और रात में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की अथॉरिटी है उसके कनेक्शन से पंप चल सकता है। उसके अलावा जो पंप होता है उस पर जो भी कंपनियाँ होती हैं वो 2 से लेके 5 साल तक का मेंटेनेंस अपने तरफ से फ्री देती है, जो कि ऑन साइट होता है। मतलब वहीं पे जाके किसान या कंट्रोलर को जो भी दिक्कत आती है उसको सुधार के आते हैं।
अगर हम लाइफ की बात करें तो जो सोलर पैनल की लाइफ है वो करीब 25 साल मिनिमम आती है एक सोलर सिस्टम की, मतलब अगर मैं पैनल की बात करूं तो। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसमें छोटा मोटा मेंटेनेंस लगता है जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला होता नहीं है। कई बार होता यह है कि बिजली तो मिलती नहीं है गांव में असाध्य क्षेत्रों में, और किसी वर्ष मान लीजिए अगर बारिश नहीं हुई तो उस साल तो ये कन्फर्म है कि फसल खराब होनी है। लेकिन अगर हम दोनों की निर्भरता हटा के सोलर प्लांट लगा लेते हैं, सोलर पंप लगा लेते हैं, तो उस केस में होता यह है कि किसान की निर्भरता खत्म होती है तो फसल खराब होने से बच जाती है। और देखिए अभी अगर मैं बोलूं तो जो पंप की छोटी मोटी दिक्कतें हैं कि कई बार पंप जल जाता है या पंप ड्राई रन हो जाता है जिसकी वजह से पंप खराब होता है, तो यही छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। अदरवाइज तो पैनल नो मेंटेनेंस चीज़ है, उसमें सिर्फ आपको अगर उसको मेंटेन करना है आपको सोलर पैनल को, तो उसको धोना पड़ेगा, ये एक रहता है। उसके अलावा सोलर पंप में जो स्ट्रक्चर हम लगाते हैं, स्ट्रक्चर को ट्रैकिंग किया जाता है, मतलब जैसे साल में 2 बार सूरज अपनी दिशा चेंज करता है, तो उस तरह से हम स्ट्रक्चर लगाते हैं जिसमें जो दिशा है वो मैनेज हो जाती है। इसमें देखिए होता ही है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर बरसात की हम बात करें तो बरसात में जब बहुत ज़्यादा डार्क होता है तब पानी गिरता ही है, तो जब पानी गिर रहा है तो हमें अलग से उसको इरिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम ये देखें तो इसका जो यूज़ है वो सनी डेज में है, जैसे समर में, मतलब गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा मतलब इससे हमको हेल्प मिल जाती है इरिगेशन में, क्योंकि उस समय लाइट भी नहीं होती है। जो 2 महीने मान के चलिए बरसात के हैं, उस 2 महीने में बरसात हो जाती है तो सोलर पंप की उतनी आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है। और अगर बरसात नहीं होती तो धूप खिली रहती है, धूप खिली रहेगी तो पंप चलता है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो किसान भाइयों को यूज़ करना चाहिए सोलर पंप, ताकि उनकी निर्भरता बिजली के ऊपर ख़त्म हो, और उनकी फसल अगर बिजली की कमी की वजह से ख़राब हो रही है तो ये सारी चीज़ें वो सोलर पंप को इस्तेमाल करके इस चीज़ को कम कर सकते हैं, अपने लॉस को। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अरहर की फसल में फूल और पत्तियों को हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण, गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने पर जानकारी एवं इसके लाभ। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।